हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम बनता कैसे है, पाठ्यक्रम बनाते समय किन किन कार्यों को, किन किन गतिविधियों को, किन किन क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है और उसमें निर्माण करते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, उत्तम व्यवहार के आदर्शात्मक स्वरूप इत्यादि को किस प्रकार से ध्यान में रख करके इसका विकास किया जाता है। अगर हम वही बात करें कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ादी के बाद जब 1948 के जो शिक्षा से संबंधित जो आधारभूत संरचना या आधारभूत गतिविधियों का निर्माण, उसकी बनावट, शिक्षा की प्रक्रिया इत्यादि का जो स्वरूप तय करने का जो दायित्व है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया भी। वही अगर आगे चलें तो राष्ट्र स्तर पर जो है 1953 ईस्वी में यूजीसी का गठन होता है और वह यूजीसी को मान्यता जो है वैधानिक तौर से राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता, उसको एक प्रकार से संसद में स्वीकृति 1956 में मिलती है। वह भी हमारे वह यूजीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विषयों को विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत किस प्रकार निर्माण किया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए और साथ ही जो है राष्ट्र के निर्माण हेतु शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा के व्यापक स्वरूप, व्यापक प्रक्रिया और व्यापक देखरेख के रूप में कार्य करना शुरू किया। आगे अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी जो माध्यमिक स्तर पर गठित की गई, वह एनसीईआरटी का जो गठन है 1961 ईस्वी में, वही अगर राज्य एससीईआरटी का गठन करें तो 1961 में गठन किया गया। आइए इन सब बातों को हम लोग विशेष रूप से थोड़ा व्यवस्थित ढंग से इसका अध्ययन करते हैं। जो अगर हम बात करें पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में, तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को विशेष ध्यान में रखा जाता है, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, व्यक्तित्व का जो है अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार उसको अवसर, उसको विषय, उसको क्षेत्र प्रदान किया जा सके, इसको भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया की जाती है और समाज में उत्तरोत्तर सुधार हो सके, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो भी समाज से संबंधित गतिविधियां हैं उसमें उत्तरोत्तर सुधार हो सके, गलत प्रवृत्तियाँ कम हो सके, इसका भी ध्यान रखें। वही एक विषय का ज्ञान पूर्णता की ओर हो, विषय पर उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, विषय को धीरे धीरे पूर्णता की प्रक्रिया की ओर ले जाते हुए इसे विषय का ज्ञान कराने में भी पाठ्यक्रम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। साथ ही दर्शन का मतलब होता है जो वास्तविकता हो, जो उत्तम हो, उत्तम व्यवहार, उत्तम क्रिया, उत्तम सोच, उत्तम गतिविधियों से संबंधित हो। एक प्रकार से आदर्शात्मक स्वरूप में भी इन सब आदर्शात्मक स्वरूप का भी हमारे शैक्षिक जीवन में या सामाजिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में या विषय के संदर्भ में, जैसे कोई ज्ञान है तो उसका उत्तम स्वरूप क्या होगा, दर्शन बताएगा। कोई व्यवहार है, कोई व्यवहार है समाज द्वारा, वह समाज द्वारा जो व्यवहार है उसका उत्तम स्वरूप क्या होगा, वह दर्शन बताता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और पाठ्यक्रम का निर्माण भारत सरकार द्वारा विभिन्न समयों में विभिन्न शैक्षिक आयोगों के माध्यम से किया जाता रहा है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985, संशोधित शिक्षा नीति 1988, संशोधित शिक्षा नीति 1988, अब आ गई है वर्तमान में नई शिक्षा नीति 1920 और 2020 आ गई। तो इस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर गठित शिक्षा समितियां, शिक्षा आयोग या शिक्षा से संबंधित नीतियों के माध्यम से सरकार जो है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया अपना जारी रखी है, जिसको समय समय पर उसमें संशोधित किया गया, परिवर्तित किया गया, जो देश काल वातावरण की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समाज और राष्ट्र के विकास का ध्यान पूरा रखा गया है। आइए अगर हम इसकी बात करें तो जो है ये जो शिक्षा पाठ्यक्रम जो निर्माण की प्रक्रिया है वह राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर जो समितियां होती हैं उसको निर्माण करने में ये सदस्य उसमें शामिल किए जाते हैं। समितियों का मतलब होता है कुछ लोग संगठित होकर के विद्वान होते हैं, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, दार्शनिक लोग भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर समितियां बनाई जाती हैं सरकार के माध्यम से,
वह समितियों के माध्यम से जो है पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य किया जाता है। साथ ही उसमें समितियों के अलावा जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालयों में या जो भी हैं, जिनकी पुस्तकें या उनकी ऐसी उपलब्धि रही है, उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन शोध के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में रहा हो, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और अच्छे खासे प्रधानाचार्य या जो है प्राचार्य इत्यादि को भी इसके अंदर शामिल करके जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया तय की जाती है, पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर भारत सरकार द्वारा जो है कि माध्यमिक स्तर पर यानी आप ये कह लीजिए कि 9-10 से लेकर के 12 तक की जो है शिक्षा की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार बना दिया जाए कि बालक जो है अपना व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने क्षेत्र का चुनाव और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च के माध्यम से इस पर भी कार्य किया, जिसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। वहीं राज्य स्तर पर भारत सरकार ने SCERT का गठन जो 1981 ईस्वी में कराया कि राज्य सरकारें भी इस माध्यमिक स्तर पर या अपने शैक्षणिक गतिविधियों में अपना सुझाव, अपना योगदान कर सकती है। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया कि जो मूल ढांचा है माध्यमिक स्तर का या शिक्षा का, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति या केंद्र के पास ही है। राज्य सरकारें उससे संबंधित विकल्पों का चुनाव तो कर सकती हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, ऐसा रहा है। तो यानी महत्वपूर्ण तो रहा NCERT या राष्ट्र से संबंधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैं, जो केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे राष्ट्र के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास हेतु जो बनाई गई हैं, उसी के आधार पर पूरे शिक्षा की प्रक्रिया तय की जाती थी। परंतु राज्य सरकारों को भी उसमें विकल्प या उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा परिवर्तित करके अपने अनुसार पाठ्यक्रमों को पढ़ा सकते हैं, परंतु राज्य सरकारें उसे पूर्णतः बदल नहीं सकती हैं, परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन मूल आधार, मूल सिद्धांत वही रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया जो है, पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब उसमें जो है विद्वान लोग विचार, उसमें कठिनता स्तर, सोच स्तर, बालक की क्षमता, योग्यता, आयु, देश काल, वातावरण, विषय की उपयुक्तता, विषय की मात्रा इत्यादि सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, उसका निर्माण किया जाता है। देश काल वातावरण के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 1985 की शिक्षा नीति आयोग है, उसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और कोठारी आयोग, दयालव सिंह कोठारी आयोग, उसके बाद 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1988 में संशोधित शिक्षा नीति। संशोधित, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये पूछता रहता है 1988 वाला। 1988 की नीति कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति करके नाम आता है, इसको ध्यान रखिए, वाला ज़्यादा पूछता है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? इसके बाद अब जो है भारत में 1920 की शिक्षा नीति आई है। फिलहाल में जो है ऐसा नहीं कि जो पूर्व की शिक्षा नीति है वो पूरी की पूरी तरह से बदल की गई, उसमें एक संशोधन किया गया, एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। जैसे होता है नहीं कि आप जो लड़का अगर मान लीजिए वो इंजीनियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि प्राथमिक स्तर का योगदान ही नहीं है, प्राथमिक स्तर का अपना योगदान है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ऐसा नहीं कि पूर्व की शिक्षा नीति का इसमें कोई स्थान ही नहीं है, परंतु यह स्वरूप थोड़ा बदल गया है, इसलिए इसको नए नाम से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं, तो इसमें जो 1988 का जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण की बात कही गई है, जो आज भी प्रभावी है। बस अब थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज हुआ है, विषयों के पैटर्न में चेंज हुआ, परीक्षा संबंधी कुछ बातें चेंज हुई हैं, वो अलग बात है, उसको हम लोग समझेंगे। तो जो 1988 का जो संशोधित शिक्षा नीति रहा, उन्होंने यह सुझाव दिया गया है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाए। तो जिन बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम की प्रक्रिया पूरी की जाती है या पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जिसमें बालक विषय वस्तु के संग संग उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन भी करता है, उसका प्रयोग भी करता है, उन सब बातों को, किन किन बातों को ध्यान में रख करके ये पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का सुझाव दिया गया, उन्हीं बातों को हम लोग देखते हैं। पहला, उभरती हुई रुचियाँ एवं आदेश। उभरती हुई रुचियाँ एवं आदेश का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जो लोगों की ज़रूरत है विश्व स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर, जिसमें समाज अपना भविष्य देखता हो, उन सब बातों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और जिसमें समाज भविष्य देख रहा हो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसका भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पालन किया जाना चाहिए।
इसको भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। अगर दूसरे की बात करें, पाठ्यचर्या रुचियाँ, जैसे आप पाठ्यचर्या रुचिया का मतलब कोई आप विषय पढ़ रहे हो, पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया गुणा, जैसे उदाहरण के समझ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर दिया गया गुणा। अब गुणा पढ़ाने के लिए आपको जोड़ पढ़ाना ही पड़ेगा, तो ऐसी बातों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि कोई चीज़ आगे की बता रहे हो, उसके लिए जो पहले, उसके लिए जो ज़रूरी है पहले, वो भी उसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार का तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य है कि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रेम, सद्भावना, तत्परता, त्याग, तपस्या, आदर्श इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना, यानी आदर्श शिक्षा प्रणाली के आधार, यानी उत्तम शिक्षा, उत्तम समाज, उत्तम राष्ट्र कैसे बने, इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके हर विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है पाठ्यचर्या संगठन से संबंधित तत्व। पाठ्यचर्या संगठन से संबंधित तत्व का तात्पर्य यह है कि पाठ्यचर्या, अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हो तो उसके लिए और क्या क्या ज़रूरी है। कभी प्रयोग की ज़रूरत होती है, तो कभी भ्रमण की ज़रूरत होती है, तो कभी शोध की ज़रूरत होती है, कभी उसमें परिवर्तन की ज़रूरत होती है। तो इन सब बातों को भी व्यवस्थित रूप से संगठित करके पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इन सब बातों को भी ध्यान में रख के पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है मूल्यांकन एवं परीक्षण। परीक्षण का यहाँ तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम की प्रक्रिया पढ़ाई जा रही है, उसका जो है तत्कालीन या उसके अधिगम क्या कैसे जांचा जाए कि अधिगम हुआ कि नहीं, उन सब प्रक्रियाओं को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लेना चाहिए। साथ में मूल्यांकन, जो परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक या वार्षिक जो परीक्षा होती है, उसका मूल्यांकन किस ढंग से किया जाए, इन सब विधियों का भी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सरकार को जिक्र करना होता है, ये भी निर्देश दिया गया था। अगला है कार्यान्वित संबंधित युक्तियाँ। जैसे आप पाठ्यक्रम को किस प्रकार लागू करोगे, किस रूपों में लागू करोगे, किस स्तर से लागू करोगे, कितने समय के लिए लागू करोगे, किस पैटर्न से, यानी किस प्रक्रिया से उसको लागू करते हुए पढ़ाने का कार्य करते हैं, इन सब विधियों को भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी बातों को 1988 के संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर वही हम बात करें 1920 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत में एक पाठ्यक्रम और एक विषय, यानी समान पाठ्यक्रम और समान विषय का जो है स्वरूप सभी बोर्डों के लिए बनाया गया है, ताकि जो है हमारा भारत का जो शिक्षा है वो समान हो सके और सबको जो है समान रूप से अवसर मिल सके, सबको समान क्षेत्र में समान योग्यता और समान उपलब्धि इत्यादि कराते हुए सरकार सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराते हुए विश्व स्तर पर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, कौशल प्रशिक्षण, चिकित्सा, विज्ञान, शोध, समाज, साहित्य इत्यादि सभी क्षेत्रों में उसको जो है उन्नति और प्रगति का समान रूप से अवसर मिल सके, मार्ग मिल सके, स्थिति मिल सके। और साथ साथ में जो मल्टीपर्पज़ पर्सनालिटी है, जो एक साथ कई योग्यता क्षमता रखने वाले लोग हैं, इनको लोगों के लिए भी एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से अवसर दिया जा सके, उनके विकास के लिए एक प्रकार से समाज और व्यवहार और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर अवसर उपलब्ध कराते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इन सब बातों को भी व्यापक रूप से ध्यान रखा गया है। अगर हम मूल रूप से प्रक्रिया की बात करें, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर की जो समितियां होती हैं, उसके संग संग विद्वान जो होते हैं, प्राचार्य जो होते हैं, उन सबको शामिल करते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूरा की जाती है या निर्माण की जाती है। ये सामान्य रूप से आपका जो है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया है। और इसके बाद कुछ सिद्धांत बताए जाएंगे कि जो किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जो विशेष विद्वानों द्वारा बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि पाठ्यक्रम निर्माण भारत के अंदर किन किन पहलुओं को, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियाँ, विद्वानों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर समितियां किस तरह से कार्य करती हुई पाठ्यक्रम निर्माण करती हैं, आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।